हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। आज की वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पिक्चर्स की फॉर्म में कवर करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर चैप्टर का फाउंडेशन है। इसके कॉन्सेप्ट किसी न किसी चैप्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होंगे ही, तो इसलिए हमें इसे डिटेल में अच्छे से कवर करना है। चैप्टर की स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से होती है। इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन एक ऑब्जर्वेशन है कि हमें अपने आसपास जो भी चीजें दिखती हैं या तो हम उन्हें लिविंग बोलते हैं या फिर नॉन लिविंग की तरह कैटेगराइज करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम कुछ चीजों को लिविंग और कुछ चीजों को नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं। लिविंग चीजों के पास ऐसा क्या है कि हम बोल रहे हैं कि उनमें लाइफ है, और दूसरी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन लिविंग मान रहे हैं। तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में लिखा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे आपको लिविंग फॉर्म्स की कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। लिविंग थिंग में हम अपने आसपास देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया और भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स। इन सबको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ चीजों को जैसे लाइट, वाटर, एयर, मिनरल, माउंटेन, स्टोन, वुड, इनको हम नॉन लिविंग में कैटेगराइज करते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन में यही पूछा है, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। वो क्या चीज है जो किसी को लिविंग बना रहा है, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज। तो ऐसा क्या नहीं है इनएनिमेट थिंग्स के पास। इनएनिमेट थिंग्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो इनएनिमेट थिंग्स के पास ऐसा क्या नहीं है जो कि लिविंग थिंग्स के पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेल। ये यहाँ पे आपको एक सेल की पिक्चर दिख रही है। अगर इस एक सेल को अंदर से खोल के देखेंगे तो हमें अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज दिखेंगे। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये समझना जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल है जो कि नॉन लिविंग में एब्सेंट है। तो एनसीईआरटी में लिखा है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है, उसका आंसर है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, सेल होगा। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। और यहाँ पे हमने एक सेल की एक पिक्चर देख ली कि सेल कैसा दिखता है। तो अगर सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं वो सब सेल के बने होंगे। हो सकता है वो सिर्फ एक सेल के बने हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, और सेलुलर मतलब सेल, तो एक सेल से बने हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है अमीबा का। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करता है। ये सिर्फ एक सेल का बना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेल दिख रहा है यहाँ पे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सारे सेल से बने हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और सेलुलर मतलब सेल। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन की एग्जाम्पल दिख रही है। हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसे हम लिविंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सेल से बना हुआ है। तो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर लिविंग है तो इसका मतलब वो सेल से बना है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यह भी हमने देखा कि सेल में यूनिसेलर भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा। While others like us composed of many cells are called multicellular organisms। और कुछ जैसे कि ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, ये बहुत सारे सेल के बने हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये तो देख लिया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होगा, कि लिविंग थिंग्स हमेशा सेल से बनी होंगी। अब हम देख लेते हैं सेल होता क्या है। तो सेल की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हम समझते हैं फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको एक हाउस दिख रहा है, और ये हाउस किससे बना है, बहुत सारी ब्रिक से बना है। तो एक एक करके हमने यहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स को जब जोड़ा तो हमारे पास ये हाउस बन गया। तो इसका मतलब एक सिंगल यूनिट क्या है इस घर को बनाने के लिए, ब्रिक। तो ब्रिक को हमने यहाँ पे क्या बोला कि ब्रिक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि एक एक ब्रिक जोड़ने से ये पूरा हाउस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। वैसे ही जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होती है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका पूरा स्ट्रक्चर किससे बना होगा, सेल से बना होगा। हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख रही है, अमीबा। फिर हमारे पास एक फंजाई में एक स्पेशल केस होता है यीस्ट का, जो कि यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल का बना होता है। और बैक्टीरिया, तो ये सारे किसके बने हैं, सिर्फ एक सेल के बने हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है कि ये सब लिविंग है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किससे बना होगा, सेल से बना होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने समझा कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं सेल को। अब हम देखते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं। तो हमने ये सेल देखा था, और हमने देखा था कि सेल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होंगे। तो हम इन ऑर्गेनेलिज को क्यों नहीं बोल रहे कि ये फंडामेंटल यूनिट है। ऐसा इसलिए है कि सेल के अंदर जो भी हमें ऑर्गेनेलिज दिख रहे हैं, इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। सेल ही ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वो बिना किसी और चीज के सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये ऑर्गेनेलिज ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट ये कि एक सिंगल सेल सारे असेंशियल फंक्शन कर सकता है लाइफ के। तो एनसीईआरटी में लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस,
एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हैं, और ये सिंगल सेल, चाहे वो अमीबा का सेल हो, यीस्ट का सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो, ये अपने आप इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहे हैं और ये एक सिंगल सेल सारे लाइफ के असेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट सेल नहीं है, मतलब उसके अंदर का अगर हम कोई भी ऑर्गेनेलिज देखें तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं इंश्योर कर सकता। इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट भी है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है सेल? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, सेल से कोई भी छोटा स्ट्रक्चर अपने आप में इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड हमारे पास 3 साइंटिस्ट गिवन है एनसीईआरटी में। फर्स्ट है रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन फॉर न्यूक्लियस। ये तीनों साइंटिस्ट हमें अच्छे से पढ़ने और याद भी होने चाहिए। एक बार इन तीनों साइंटिस्ट की डिस्कवरीज देख लेते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम कॉक सेल ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के अंडर। ये यहाँ पे आपको कॉक सेल की फोटो दिख रही है। कॉक ट्री का आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आउटर मोस्ट लेयर कॉक है। कॉक सेल्स का काम होता है ट्री को प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इसके बारे में हम डिटेल में 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉक का एक कॉमन यूज हम सब देखते हैं कि बॉटल में कैप की तरह यूज किया जाता है। ये यहाँ पे आपको बॉटल दिख रही है और इसमें प्लांट के कॉक को कैप की तरह यूज किया गया है। स्पेशली वाइन की बॉटल में बहुत कॉमन दिखता है कि कॉक यूज की जाती है एज अ कैप, ताकि बॉटल के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो इंसुलेटेड रहे। तो इन्हीं कॉक सेल को, क्योंकि ये आउटर लेयर होती है, ये डेड लेयर होती है, इसी को रॉबर्ट हुक ने, ये माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ ऐसे सेल दिखे। ये कॉक का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डब्बे डब्बे से दिख रहे होंगे जो अंदर से खाली हैं। इन्हें उस समय रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, कंपार्टमेंट, क्योंकि ये डेड सेल है इसलिए अंदर से खाली है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये बाहर सेल वॉल दिख रही है हमें। तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो सेल ऑब्जर्व किया, कैसा सेल, डेड सेल, वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। या हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम सेल वॉल किसने ऑब्जर्व की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये याद रखना है कि ये कॉक सेल डेड थे, सिर्फ बाहर की सेल वॉल दिख रही है, अंदर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। यहाँ पे आप इनका माइक्रोस्कोप भी देख सकते हो। माइक्रोस्कोप कैसे हैं, बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप है उस टाइम के। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट हमारे पास है वो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल डिस्कवर किया। इन्होंने पॉन्ड के वाटर को स्लाइड पे रखा और उसमें उन्हें कुछ ऑर्गेनिज्म दिखे जो कैसे थे, यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, ये पूरा एक लिविंग सेल है। तो ये याद रखना है कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक ने। एल से लिविंग सेल और एल से ल्यूवेनहॉक, ऐसे याद कर सकते हैं। और थर्ड जो लास्ट साइंटिस्ट हमारे पास है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये एक सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। उनमें से यहाँ पे आपको बीच में एक डेंस मटीरियल दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। इसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक लाइट माइक्रोस्कोप है और उसके बाद डिस्कवर होता है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए स्ट्रक्चर को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी मदद से हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट हमने कवर किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही लर्न होने चाहिए। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना है। हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था और ब्राउन ने न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ब्राउन एन पे खत्म होता है और एन से न्यूक्लियस स्टार्ट होता है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक तो याद रहेगा, एल से ल्यूवेनहॉक है और एल से लिविंग सेल। तो जो एक बचा रॉबर्ट हुक वो डेड सेल के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। इसमें जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे मैथियस श्लेडन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल होते हैं, और जब ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल ग्रुप बना लेते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। ये सेल ने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक टिश्यू बन गया। वैसे यहाँ पे कुछ सेल थे, इस सेल ने ग्रुप बना लिया और एक ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। तो प्लांट्स में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनेंगे। तो ये याद रखना है, शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स पढ़े और देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना दे रहे हैं, टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लांट में डिफरेंट टिश्यूज दिख रहे हैं, जैसे कि पैरेनकाइमा टिश्यू, कॉलनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इन टिश्यूज के बारे में हम डिटेल में एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो एनसीईआरटी में लाइन है कि ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सबसे पहले एक सेल होगा, फिर हमने देखा वो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएंगे मिलकर, टिश्यू से हमारे पास बनेंगे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एंड में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये प्लांट में एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है, पर ये याद रखना शेल्डन ने सिर्फ इतना बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स क्या बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं प्लांट में। नेक्स्ट सेल थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो है श्वान एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है। जोलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। तो श्वान ने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल पढ़े, और सारे एनिमल सेल में उन्होंने एक कॉमन चीज देखी कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या बोल रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको एक एनिमल सेल दिख रहा है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर कैसी है, थिन है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो श्वान ने ये बताया था कि एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। श्वान की एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल होता है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लांट में जो आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन आउटर मोस्ट के सेल वॉल है। ये सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट थी। तो इन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बोला कि चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों किसके बने होंगे, सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल का क्या मतलब है कि जब बहुत सारे सेल कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, टिश्यू। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ सेल किसके लिए यूज किया है, टिश्यूज के लिए। तो चाहे एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, वो किसकी बनी है, या तो सेल की या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, जिसमें हमारे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये सब आ जाता है। यहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल सेल दिख रहा है। एनिमल सेल में श्वान की ऑब्जर्वेशन थी कि आउटर मोस्ट थिन कवरिंग होती है, जिसे बाद में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि आउटर मोस्ट में एक सेल वॉल होती है। और इन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस में श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि चाहे एनिमल की बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, दोनों सेल से बने और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने, और प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है, टिश्यूज। तो अभी जिन दो साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, श्लेडन और श्वान, इनकी हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी और इन दोनों ने मिलके ही सेल थ्योरी दी। तो इस सेल थ्योरी में इन्होंने ये तो बता दिया कि जितनी भी प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, वो किससे बनी है, सेल से बनी है। लेकिन इस सेल थ्योरी की एक लिमिटेशन थी कि इस सेल थ्योरी से ये नहीं पता चल रहा था कि न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो 1855 में। ये फर्स्ट टाइम बताते हैं कि कैसे नए सेल बन रहे हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नया सेल किससे बनेगा, प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही बनेगा। ओल्ड सेल में डिवीजन होगी और उसी से नया सेल बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये 1 से 2 सेल बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 2 से 4 और ये 4 से कैसे 8 बन रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम माइटोसिस भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है, रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells। ये हमने देख लिया कि कैसे ये एक सेल है और इसी एक सेल की जब डिवीजन हो रही है तो एक नया सेल बन रहा है। डिवीजन को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रुडोल्फ विर्चो ने इसके लिए जो टर्म यूज करी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्रीवियस सेल्स। तो रुडोल्फ विर्चो ने श्लेडन और श्वान की जो हाइपोथेसिस थी उसे मॉडिफाई किया, और जो आज हमारे पास मॉडिफाइड सेल थ्योरी है वो किसने दी है, रुडोल्फ विर्चो ने। तो याद रखना, अगर पूछा जाएगा ओल्ड सेल थ्योरी किसने दी है, तो श्लेडन और श्वान ने, और अगर पूछा जाएगा मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी है, तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो एनसीईआरटी में गिवन है, रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो आज हमारे पास जो सेल थ्योरी है वो क्या है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये फर्स्ट पॉइंट हमने श्लेडन और श्वान को पढ़ते समय देखा था कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे, या सेल से या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से। तो हमने देखा ये एक सेल है, सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट जो रुडोल्फ विर्चो ने बाद में ऐड किया वो था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमने देखा कि कैसे सेल में डिवीजन होगी और ये एक सेल से बाद में कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलते हैं, जिसे डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन है, ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें हम 2 सेल लेंगे, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में हमने लिया है अनियन का पील। ये यहाँ पे आपको अनियन दिख रहा है, और अनियन के पील का एक बहुत थिन सी लेयर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बहुत थिन सी आउटर कवरिंग लेनी है। और इसे जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ प्लांट के सेल्स ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट सेल दिख रहे होंगे। ये एक सेल है और इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होंगे। उन सबको भी इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। वैसे ही एनिमल सेल पढ़ने के लिए हमने ह्यूमन चीक के कुछ सेल लिए हैं।
ये आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर भी हम माइक्रोस्कोप में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज ऑब्जर्व करेंगे। ये एक टिपिकल एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम है, जहां पे आप बाहर देख सकते हो। हमने देखा था कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल की होती है, एनिमल सेल में थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दोनों के अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, दोनों में आपको न्यूक्लियस दिखेगा, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे। प्लांट सेल में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में मिलते हैं, ये सारे ऑर्गेनेलीज हमने एक एक करके डिटेल में देखने हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सेल कितने डिफरेंट साइज और शेप का हो सकता है ये भी देख लेते हैं। अब हम सेल के साइज में कितनी वेरिएशन होती है वो एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, और हमारे पास 5 एग्जांपल्स गिवन है। इसमें हमें याद रखना है सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा का। इसका साइज एनसीईआरटी में मेंशन है 0.3 माइक्रोमीटर। सेकंड एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के सेल का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर के रेंज में हो सकता है। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है। अब हम कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ह्यूमन का रेड ब्लड सेल दिख रहा होगा। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर अराउंड 7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में। वैसे ही ह्यूमन में नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल में आते हैं। और अगर हम सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल की बात करें तो वो होता है एग ऑस्ट्रिच का। तो एनसीईआरटी में रिटन है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो इन 5 एग्जाम्पल से एनसीईआरटी में शो किया कि सेल का साइज बहुत वेरी करता है। बहुत छोटे साइज का सेल भी पॉसिबल है, जैसे कि हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा में होता है 0.3 माइक्रोमीटर का, और लार्जेस्ट सेल हमने पढ़ा ऑस्ट्रिच का एग है। तो साइज की एक बहुत बड़ी रेंज है। एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप के सेल की शेप भी मेंशन है। शेप में एनसीईआरटी में 6 डायग्राम्स गिवन है। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये 6 डायग्राम। इन सब में हमें डिफरेंट शेप ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट एग्जांपल है रेड ब्लड सेल का। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको एक तो राउंड दिख रहे होंगे और बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से आपको ये बीच में पिचके हुए दिख रहे होंगे। तो जैसे कनकेव लेंस होता है, ये भी आपको देखो बीच से पिचके हुए दिख रहे हैं, तो वैसी शेप आ रही है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, बाइकनकेव। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल की शेप याद रखनी है, राउंड और बाइकनकेव। राउंड आपको दिख रहा है और बाइकनकेव हमने देखा कि ये बीच से एकदम पिचके हुए हैं, कनकेव लेंस की तरह दिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट अभी हमने देखा था नर्व सेल्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है, और अगर आप इनकी शेप देखोगे तो भी आपको दिखेगा ये लॉन्ग दिख रहे हैं और ब्रांच्ड। एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ब्रांच्ड और लॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल की शेप होती है एमीबॉइड, मतलब जो एमीबा की तरह दिखते हैं। एमीबा एक प्रोटिस्टा है, इसकी काफी इरेगुलर शेप होती है। तो यहाँ पे आपको एक एमीबा की शेप दिखाई है और यहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी की शेप दिखाई है। तो दोनों की शेप में काफी सिमिलैरिटी है, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल की शेप का नाम क्या है, एमीबॉइड, मतलब एमीबा लाइक। नेक्स्ट एनसीईआरटी में मेंशन है ट्रैकीड। ट्रैकीड की शेप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इलोंगेटेड है। ट्रैकीड फ्लोएम का एक पार्ट है जो प्लांट को फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बारे में हम 6 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। इनकी शेप यहाँ पे आप देखो, एक तो आपको ये लॉन्ग दिख रहे हैं और दूसरा नैरो भी है। तो इनमें ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास मेंशन है मीजोफिल सेल्स की। लीफ में हमें मीजोफिल सेल दिखते हैं। स्पेशली आपके नीचे स्पॉन्जी मीजोफिल को देखो, ये आपको किससे दिख रहा है, राउंड और ओवल। तो एनसीईआरटी में यही गिवन है मीजोफिल सेल के बारे में, राउंड और ओवल शेप को लेकर एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। साइज तो हम देख चुके हैं, साइज बहुत वेरी करता है, शेप भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, columnar, cuboidal, thread-like और even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सेल का जो फंक्शन होगा उस हिसाब से वो एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर करेगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। जैसे जैसे हम स्पेसिफिक सेल की शेप पढ़ेंगे, हम वहां पे देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या था जिसके कारण उसने वो शेप एक्वायर करी। तो डिफरेंट साइज ऑफ सेल और डिफरेंट शेप ऑफ सेल हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट ऑर्गेनेली जो हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियस। ये पूरा सेल है, सेल के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलीज दिख रहे होंगे। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को भी खोल के दिखाया है। और हमने पहले भी देखा था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक पूरा सेल है। सेल के बाहर हमने देखा था एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे बोला हमने सेल मेम्ब्रेन, और अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमने टोटल 5 पॉइंट्स देखने हैं। सबसे बाहर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर के बारे में। फिर आपको यहाँ पे बीच में एक लिक्विड फिल्ड मटेरियल दिखेगा जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिखेंगे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलेंगे क्रोमेटिन थ्रेड, और इसी के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस। तो ये पांचों न्यूक्लियस के पार्ट हैं। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किनसे इंटरप्टेड है, न्यूक्लियर पोर से।
फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस, ये पांचों मिलकर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पूरा न्यूक्लियस है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस के दो डायग्राम गिवन है, एक इसका साइड व्यू दिखाया है और एक में बीच से कट करके दिखाया है। ये पूरा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको कुछ पोर्स दिख रहे होंगे जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमें ये पिंक कलर में दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, एक तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें हमने क्या बोला, क्रोमेटिन थ्रेड्स, और दूसरा ये येलो बॉडी दिख रही है वो क्या है, न्यूक्लियोलस। तो ये डायग्राम और ये 5 लेबलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमने 5 पार्ट्स देखे। अब उन 5 पार्ट के बारे में हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियर एनवेलप को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है। बाहर की तरफ आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है और अंदर आपको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। तो याद रखना है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ स्पेस दिखेगी। इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की पेरिफ्री में है ना ये स्पेस, इसलिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और एनसीईआरटी में गिवन है ये 10 to 50 नैनोमीटर होती है। और इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है और जो मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर है, मतलब साइटोप्लाज्म में, उन दोनों के बीच में एक दीवार की तरह, एक बैरियर की तरह, कौन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर called the perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Next important point जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में याद रखनी है वो ये है कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपको दिखेगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगह पे फ्यूज हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर में फ्यूजन दिखाया है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे ये फ्यूज होगी है वहां पे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियर पोर बन जाएंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा है एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। और ये पोर कैसे बन रहे हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन। पोर कहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही है वहां पे पोर बन रहे हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था पेरी न्यूक्लियर स्पेस एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, वैसे ही न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है, ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है। तो ऐसे याद रख लो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, एक दीवार की तरह है जिसके आर पार नहीं जा सकते। लेकिन न्यूक्लियर पोर कैसा है, एक डोर की तरह है जिससे न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है, चाहे आरएनए हो, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो, वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, ये जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, ये जो पोर्स बने इसके थ्रू होगा। तो दोनों के फंक्शन याद रखने हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस रोकता है, एक वॉल की तरह एक्ट करता है, एक बैरियर है जिसके कारण न्यूक्लियस के मटेरियल साइटोप्लाज्म में नहीं जा पाते। और इसका ऑपोजिट न्यूक्लियर पोर का काम है, वो पैसेज अलाउ कर रहा है मटेरियल का फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, दोनों डायरेक्शंस में। तो एनसीईआरटी में लिखा भी है, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये इस फोटो में आप देख सकते हो, आपको पोर्स बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे। तो इन पोर्स के थ्रू ही मूवमेंट होती है इनसाइड न्यूक्लियस एंड आउटसाइड न्यूक्लियस। और बाकी जो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है ये कैसे एक्ट करती है, एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही हमें एक और ऑर्गेनेल मिलता है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनसीईआरटी में इसके लिए लाइन मेंशन है, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हो, आपको दिख रहा होगा जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनेली बन गया है हमारे पास, जिसे हम बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पे आपको एक ट्यूब लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हमें ये समझना है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही कॉन्टिन्यूएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें एक और ऑर्गेनेली मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर कर ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करने के बाद अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस में आपको जो एक फ्लूइड फिल्ड मटेरियल दिखेगा इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर इसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ यही लाइन लिखी है,
द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों नाम है इसके, न्यूक्लियोप्लाज्म भी और न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी। कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इसमें हमें दो चीजें मिलेंगी, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है और इसी में क्या है, और इसी में आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे हमने बोला क्रोमेटिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस क्या है, ये एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है जो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा हुआ दिखेगा। ये एक डेंस स्ट्रक्चर होगा जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में जितना भी सामान पड़ा है उससे। तो ये याद रखना है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में याद रखना है कि यहीं पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होती है। जितना आरआरएनए बनेगा मतलब उतने ज्यादा राइबोसोम बनेंगे, और जितने ज्यादा राइबोसोम बनेंगे उतने ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो इसका मतलब जिन सेल में बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, 2 3 4, और जब ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। और ऐसे सेल्स में हम ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूक्लियोलस का साइज भी बड़ा होगा। तो एक बार एनसीईआरटी में इसके बारे में लाइंस देख लेते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, अभी हमने देखा स्फेरिकल शेप है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी हमने देख लिया कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी हमने देखा कि बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। फिर हमने देखा इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, कि आरआरएनए यहीं पे बन रहा है न्यूक्लियोलस के अंदर। और आरआरएनए का काम क्या है, वो आगे जाके राइबोसोम बनाएगा, और राइबोसोम में क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सेल ऐसे जिनमें ज्यादा प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब वहां पे लार्ज न्यूक्लियोलस होंगे और नंबर में भी ज्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने देखा था कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रोमेटिन। ये नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने ये नाम क्यों दिया, क्योंकि फ्लेमिंग जब इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करे थे तो उन्होंने कुछ बेसिक डाई डाली। डाई का काम होता है किसी चीज को कलर देना। तो जब उन्होंने बेसिक डाई डाली तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे इन सब में कलर आ गया, मतलब ये स्टेन हो गए। इसलिए फ्लेमिंग ने इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नाम क्रोमा से आया, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्योंकि बेसिक डाई से स्टेन करने पे इन पे कलर आया तो इसलिए नाम दिया गया क्रोमेटिन। अब बेसिक डाई क्यों यूज करी और क्यों कलर आया ये अभी हम आगे देखेंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमेशा ऐसे इसी फॉर्म में नहीं मिलते, एक स्पेसिफिक टाइम पे जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस, मतलब वो टाइम जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल रेस्टिंग फेज में है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। उस टाइम पे हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड लाइन है, इंटरफेस न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन 2 वर्ड से बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सो दीज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, इंटरफेस स्टेज होती है जिस स्टेज में हमें ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। हमेशा हमें ये ऐसे इलेबोरेट एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। कौन सी फेज में मिलेंगे, सिर्फ इंटरफेस के टाइम पे। और दूसरा हमने एक टर्म पढ़ी इसके लिए कि ये किसके बने, न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, मेजर जो होता है वो होता है डीएनए, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट आरएनए की भी प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो हम पढ़ते हैं वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हम देखेंगे। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेटिन को न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए है, और प्रोटीन में हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हमने क्रोमेटिन पढ़ते हुए स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्लेमिंग ने इसे बेसिक डाई से कलर किया था। तो उन्होंने बेसिक डाई क्यों चूज करी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रोमेटिन का जो मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड से बना है मेनली। हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एसिडिक नेचर का है और आरएनए भी एसिडिक नेचर का है। क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन एसिडिक नेचर का है इसलिए इसे इजीली स्टेन करने के लिए फ्लेमिंग ने बेसिक डाई यूज करी। एक बार अगर हम इसे पिक्चर्स की फॉर्म में देखें कि ये एक्चुअली में कैसे दिखते हैं, तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। इंटरफेस के टाइम पे आप देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, डीएनए, और यहाँ पे आपको ये पिंक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये इसका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है जहाँ पे डीएनए और आरएनए के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये इसका प्रोटीन वाला पार्ट है जहाँ पे हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है और इसके अराउंड देखो आप कैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रैप्ड है। ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है, इंटरफेस के टाइम पे। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमेशा हमें ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमें ये इंटरफेस में दिखेंगे। जब सेल रेस्ट कर रहा है, वो डिवाइड नहीं कर रहा, जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बहुत कंडेंसली पैक हो जाते हैं, बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं। जैसे ही सेल में डिवीजन स्टार्ट होती है, मतलब सेल डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड करना है, तो हम देखते हैं कि ये जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाता है। ये ऐसे इलेबोरेट एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं रहते बल्कि ये पैकेज फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप देखो जो यही थ्रेड हिस्टोन का ये पूरा स्ट्रक्चर है
ये एकदम कंडेंसली पैक हो गया और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो ये सेम स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे इंटरफेस में देखा, ये जब डेंसली कंपैक्टली पैक्ड हो जाता है तो ये क्या बना देता है, क्रोमोसोम। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है, ये कम से कम 2 मीटर तक लॉन्ग होता है। उसे सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है तो उसके लिए इतना टाइटली पैक होता है। एनसीईआरटी में इसके बारे में जो लाइन लिखी है, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो हमने देख लिया, तो हमने अभी पीछे भी देखा था कि इंटरफेस का न्यूक्लियस कैसे होगा, लूज। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, लूज और दूसरा वर्ड है इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जिसकी कोई डेफिनेट फॉर्म ना हो, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क बनाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर हैं जिन्हें हमने बोला क्रोमेटिन। ये इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, ये डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हिस्टोन के अराउंड यहाँ पे रैप हो रखा है। ये कौन से फेज की बात है, इंटरफेस की बात है। और बाद में हम देखेंगे जब सेल डिवाइड करने लग जाता है तो यही पूरा स्ट्रक्चर इतना कंपैक्टली पैक होके क्रोमोसोम बना देगा। नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। ये चारों चीज अभी हमने पीछे देखी थी कि क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, और प्रोटीन वाले पार्ट में हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड यहाँ पे आप ये रैपिंग देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की। और जो ये हमारा डीएनए है, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही हमारा जेनेटिक मटीरियल है। तो इसका मतलब जेनेटिक मटीरियल कहाँ पे मिलता है हमें, तो सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलता है हमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में भी अगर हमें स्पेसिफिकली बोलना हो कहाँ, तो जो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या है, ये डीएनए ही तो कंपैक्टली पैक है ना क्रोमोसोम के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस में। तो एनसीईआरटी में लिखा है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। फिर एनसीईआरटी में लिखा है, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, मतलब इंटरफेस वाला स्टेज खत्म हो गया, तो जो लूज इनडिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो किस में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, डेंसली कंडेंस्ड फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो किससे बना है, सेम यही क्रोमेटिन का थ्रेड है जिसने ये क्रोमोसोम बना दिया इतना टाइटली पैक होके। नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड of DNA distributed among its 46 that is 23 पेयर क्रोमोसोम्स। तो एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में हमारे पास 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है हमने पढ़ा था ये किससे बना है, डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये 2 मीटर जितना लॉन्ग है। 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड मतलब हमारी हाइट से भी लंबा। इतने लंबे थ्रेड को एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पैकेज करके रखना है। तो वो किसके कारण हम ऐसे पैकेज कर पाते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन के कारण। आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीएनए है, ये हिस्टोन के अराउंड कैसे रैप्ड है, और ये रैपिंग इतनी कंडेंस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रैपिंग इतनी कंडेंस्ड है कि हमारे पास फाइनली क्या बन जाता है, क्रोमोसोम, जो कि एक बहुत ही कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। अब हम ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी है जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। तो अगर हम एक सेल को देखें, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये यहाँ पे आपको 23 पेयर दिख रहे हैं क्रोमोसोम के। ह्यूमन सेल डिप्लॉयड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम ये फिगर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जब हम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हैं तो सेल की अलग अलग फेजेस में हमें क्रोमोसोम की शेप अलग अलग दिखती है। हमने पढ़ा था जब सेल इंटरफेस में है तब हमें क्रोमेटिन दिखाई देंगे जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, लूज थे और इंडिस्टिंक्ट थे। क्रोमेटिन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हमें इंटरफेस वाले स्टेज में दिखाई देंगे। जब सेल ये डिसाइड करता है कि उसे आगे डिवीजन करनी है तो वही जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बहुत कंपैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, जिसे हमने बोला क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोमेटिन ने अपने आप को कैसे टाइटली डेंसली पैक कर लिया है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमेटिन से ही बना है। क्रोमेटिन में जो डीएनए था वो हिस्टोन के अराउंड इतनी टाइटली रैप्ड है और ये स्ट्रक्चर बना दिया। ये एक क्रोमोसोम है। यहाँ इस सेल में हमें 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बीच में दिखेगा एक ग्रीन कलर का जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिड भी बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। जब सेल ने डिसाइड किया कि उसे डिवीजन करनी है तो डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। उन दोनों डॉटर सेल के पास भी इक्वल क्रोमोसोम होने चाहिए। तो इक्वल क्रोमोसोम तब होंगे जब यहाँ पे पहले क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा, ताकि बाद में ये इक्वली डिवाइड हो सके। तो डिवीजन फेज स्टार्ट होने से पहले रेप्लिकेशन फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। तो
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, हर एक क्रोमेटिड अपनी जैसी एक और कॉपी बना दे रही है, जिसे हम बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो रेप्लिकेशन फेज में हमें क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जब क्रोमोसोम में आपको एक सिंगल क्रोमेटिड दिखाई दे तो उसे बोलते हैं कि ये मोनाड क्रोमोसोम है, और जब क्रोमोसोम में आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई दें तो इसे बोलते हैं डायाड क्रोमोसोम है, मतलब दो क्रोमेटिड्स हैं इसमें। तो क्रोमोसोम हमें मोनाड फॉर्म में भी मिल सकते हैं और डायाड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेल साइकिल में वो किस फेज में है। तो नॉर्मली आपको वो मोनाड फेज में दिखेंगे और रेप्लिकेशन के टाइम पे हमें वो डायाड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब दो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम में सिर्फ एक स्ट्रैंड क्यों दिखाया है और यहाँ पे क्रोमोसोम में दो स्ट्रैंड्स क्यों हैं। क्रोमोसोम हमें मोनाड फॉर्म में दिख रहे हैं या डायड फॉर्म में, ये डिपेंड करेगा कि सेल अभी कौन से फेज में है। अगर उस समय क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो रही है तो हमें कैसा दिखेगा, डायड फॉर्म, मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखेंगे। और जब सेल डिवाइड कर लेगा, मतलब एक सेल ने डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना दिए, तो रेप्लिकेशन फेज में हमने क्रोमोसोम डबल कर लिए थे, अब एक एक क्रोमोसोम दोनों डॉटर को मिल जाएगा। तो ओरिजिनल सेल में जो प्लॉइडी लेवल था वो सेम प्लॉइडी लेवल डॉटर सेल में भी होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो डॉटर सेल के पास सेम जैसे पेरेंट के पास क्रोमोसोम थे, सेम वही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हमने देखना है सेंट्रोमियर और सेकंड काइनेटोकोर। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochore are present। तो पहली बात, क्रोमोसोम दिखेंगे ही कब, डिवाइडिंग सेल में दिखेंगे, वैसे सेल में नहीं दिख सकते, क्योंकि इंटरफेज में हमने बताया कि क्रोमेटिन होता है हमारे पास। क्रोमोसोम क्या है, डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन है, और वो कब दिखेंगे, सिर्फ डिवाइडिंग सेल में दिखेंगे। और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बीच में हम देखेंगे एक हाईली कंस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड है। इस एरिया को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर का काम क्या है कि ये दो क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे लिखा भी है सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। ये आपको दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं, मतलब ये डायड फॉर्म है जो रेप्लिकेशन के टाइम पे दिखती है। इसके बीच में सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का काम क्या है, इन दोनों क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखना। और सेंट्रोमियर की साइड पे आपको ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंट्रोमियर है बीच में, सेंट्रोमियर के साइड में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यह है काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर का काम क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट में हेल्प करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करना होता है, तो ऐसे तो हम आगे देखेंगे कि ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है कि क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करेंगे। ये यहाँ से एक क्रोमोसोम इस तरफ आएगा और दूसरा क्रोमोसोम उस तरफ जाएगा। तो ये स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होते हैं, इसी काइनेटोकोर में। काइनेटोकोर एक टाइप का प्रोटीन है जो किसमें हेल्प करे, स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ पे आप स्पिंडल फाइबर देख सकते हो जो काइनेटोकोर के साथ अटैच है और कैसे फिर ये क्रोमोसोम डिवीजन में हेल्प करेंगे आगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी में हमें 4 टाइप्स के क्रोमोसोम देखने हैं और ये क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे। अभी हमने देखा सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, बीच में प्रेजेंट होगा, जिसका काम है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखना। अब ये सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमोसोम में एग्जैक्टली कहाँ है, इसके बेसिस पे हम 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर दिख रहा होगा। ये सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में हो, तो यहाँ पे दोनों आर्म्स क्रोमेटिड्स की इक्वल दिखेंगी। तो क्रोमोसोम की आर्म्स आपको यहाँ पे इक्वल दिखेंगी, ऊपर और नीचे। तो एनसीईआरटी में मेंशन है, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर। अभी हमने देखा कि बीच में फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये दोनों आर्म्स जो है क्रोमोसोम की, ये इक्वल है इसलिए। नेक्स्ट टाइप का क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक। मेटा एकदम सेंटर में थे, सब मेटासेंट्रिक है जो स्लाइटली अवे होगा मिडल से। तो यहाँ पे लिखा है द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। अगर एकदम सेंटर में नहीं है तो इसके कारण क्या होगा, एक आर्म शॉर्ट होगी और दूसरी आर्म लॉन्ग होगी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो इन दोनों डायग्राम में दो हमारे पास ये ऊपर वाली आर्म शॉर्ट दिखाई है और नीचे वाली आर्म हमारे पास लॉन्ग है। तो ये कैसे क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक। थर्ड केस है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर एक एंड के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। इसके कारण जो एक आर्म होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, एक्सट्रीमली शॉर्ट, और दूसरी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो, ये एक्रोसेंट्रिक का डायग्राम है। एक आर्म आपको इतनी लंबी दिख रही है और दूसरी आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट है।
लास्ट टाइप जो हमारे पास क्रोमोसोम की है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आपको दिखेगा सेंट्रोमियर एकदम एंड में है, इसे बोलते हैं हम टर्मिनल सेंट्रोमियर। इसके लिए एनसीईआरटी में मेंशन है वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। आपको सिर्फ एक साइड पे आर्म्स दिख रही है, दूसरी साइड पे कोई आर्म नहीं दिख रही। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। ये आपको दिख रहा है एकदम एंड पे है। एनसीईआरटी में पहले 3 क्रोमोसोम के डायग्राम मेंशन है, टीलोसेंट्रिक का डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये आप इस फिगर में देख सकते हो। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमें 2 टर्म्स और समझनी है, एक तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और दूसरा सैटेलाइट। पहले हमने देखा सेंट्रोमियर जिसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसका रोल हमने देखा 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखेगा। सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम में नेसेसरी है होना, क्योंकि सेंट्रोमियर के साइड में ही हमने देखा कि प्रोटीन होगा काइनेटोकोर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे। तो हर क्रोमोसोम के लिए सेंट्रोमियर का होना इंपॉर्टेंट है, काइनेटोकोर का होना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दिख रहा है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे क्रोमोसोम में मिले। तो जैसे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट था हर क्रोमोसोम में होना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नेसेसरी नहीं है कि हर किसी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंस्ट्रक्शन को आप हिंदी में एक गड्ढे जैसा एरिया समझ सकते हो। यहाँ पे जो क्रोमेटिन के फाइबर है वो डेंसली पैक्ड है। तो जैसे एक नॉट पड़ जाती है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये एरिया पतला सा कंस्ट्रिक्ट हो गया है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। बारे में एनसीईआरटी में लिखा है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन। तो इसमें ये याद रखना है कि लिखा है फ्यू क्रोमोसोम्स, मतलब सब में हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ में हो सकता है। और कैसा है, ये नॉन स्टेनिंग है और एक कांस्टेंट लोकेशन में मिलेगा। ये तीनों पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। और क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो जो इसके ऊपर वाला पार्ट हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, थोड़ा बल्बस सा दिखेगा, मोटा सा दिखेगा। तो उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट। तो एनसीईआरटी में लिखा है दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें एक छोटा सा फ्रेगमेंट ऊपर सैटेलाइट की तरह दिखता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है सेंट्रोमियर, ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया, मतलब एक जो गड्ढे सा रीजन दिख रहा है आपको पतला सा कंस्ट्रक्टेड, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं लेकिन ये हमें वैसे पता होने चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ह्यूमन सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनमें से सिर्फ 5 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं। वो 5 क्रोमोसोम कौन से हैं, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22। तो अगर हमें लैब में कोई एक सेल मिल जाता है और हमें पता करना है कि ये किस स्पीशीज का सेल है, तो हम उसके क्रोमोसोम को एक बार देखेंगे और अगर हमें दिखेगा कि सिर्फ 5 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और वो यही 5 क्रोमोसोम है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक ह्यूमन सेल है। तो इसका मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक मार्कर का काम भी कर रही है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि सेल कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम एनओआर रीजन भी बोलते हैं। एनओआर की फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये तो हमने पढ़ा कि बहुत ही कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इस एरिया की तो ट्रांसक्रिप्शन होगी नहीं, लेकिन जो इसके पास के एरियाज हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे जो पास के एरियाज हैं, वहां पे जो जीन्स होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, आरआरएनए की कोडिंग कंट्रोल करते हैं। और आरआरएनए हमने पढ़ा था कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में। तो इसलिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं एनओआर, मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसके बारे में डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम एक बार क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, तो हम एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि बीच में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखेगा। फिर हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमने देखा उसको एनओआर भी बोलते हैं और वो मार्कर की तरह एक्ट करता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की जो ऊपर का एरिया है वो हमने देखा कि स्मॉल फ्रेगमेंट होगा और वो बल्बस दिखेगा, मतलब थोड़ा मोटा सा दिखेगा, क्योंकि बीच का एरिया कंस्ट्रक्टेड हो गया तो इसलिए ऊपर का एरिया कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। उस रीजन को हमने बोला सैटेलाइट। और एक लास्ट लेबलिंग इस डायग्राम में गिवन है टीलोमियर। टीलोमियर के बारे में डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के एंड में जो डीएनए की सीक्वेंस है उसे हम बोलते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर हमेशा क्रोमोसोम के एंड में मिलेंगे और जैसे जैसे हम में एजिंग होती है इन टीलोमेयर की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती जाती है। तो टीलोमेयर की लेंथ रिड्यूस होना एजिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। टीलोमेयर का टॉपिक हम 12th की एनसीईआरटी में डिटेल में देखेंगे। तो इसके साथ हमने न्यूक्लियस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये एनसीईआरटी में न्यूक्लियस का एक डायग्राम गिवन है, बाहर जिसके न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लिया और क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में पढ़ा और वही क्रोमेटिन थ्रेड सेल डिवीजन के टाइम पे खुद को कैसे क्रोमोसोम में अरेंज कर लेते हैं ये देख लिया।
न्यूक्लियस को लेके एनसीईआरटी में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि नॉर्मल केस में देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मल केस में तो यही होता है कि एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। जैसे यहाँ पे एक सेल दिख रहा है आपको, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस दिख रहा है, पर न्यूक्लियस का नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में इसमें लिखा है वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन स्केलेटल मसल जो होती है उसके सेल में हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखते हैं। ये यहाँ पे आपको स्केलेटल मसल दिख रही है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी दिखती है। और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस हैं। तो एक सेल में आप देख सकते हो एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसकी एग्जांपल है ह्यूमन स्केलेटल मसल के सेल। दूसरा, जब हम फंजाई पढ़ते हैं तो हम उसमें सीनोसिटिक कंडीशन पढ़ते हैं। सीनोसिटिक कंडीशन में भी क्या होती है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं। प्लांट्स में जो हम मल्टी न्यूक्लिएट की एग्जांपल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ये हम 12th की एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लो जो ये लिक्विड एंडोस्पर्म दिख रहे हैं यहाँ पे आपको कोकोनट का, ये भी कैसी कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। इसमें भी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस होते हैं सेल में। तो हमने देख लिया कि यूजुअली एक न्यूक्लियस होता है, ऐसी कंडीशन भी देख ली जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। अब कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो इसकी एग्जांपल में एनसीईआरटी में गिवन है। एग्जांपल एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। एरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एरिथ्रोसाइट दिख रहे हैं, मतलब रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं। इसकी शेप हमने नोटिस करी थी राउंड और बाइकनकेव। डायमीटर हमने देखा था 7 माइक्रोमीटर के अराउंड। जो यंग आरबीसीज होते हैं उनके अंदर तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं वो अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले तो उनमें न्यूक्लियस था, मैच्योर होने पे उन्होंने न्यूक्लियस लूज कर दिया। तो इसलिए इसके लिए जो स्पेशल वर्ड है वो है ई न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना है। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो क्यों लूज कर रहे हैं न्यूक्लियस को मैच्योर होने पे, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो आरबीसी के सेल क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बने, लेकिन न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्पेस एक्वायर करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस बन पाए, इस कारण से मैच्योर होने पे आरबीसीज क्या करते हैं, न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं ताकि हीमोग्लोबिन को प्रॉपर स्पेस मिल सके। और अगर हीमोग्लोबिन को प्रॉपर स्पेस मिलेगी तो ऑक्सीजन से सही से बाइंड होगा और हमारी बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलेगी अच्छे से। दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है सीव ट्यूब सेल्स का। सीव ट्यूब सेल्स हम पढ़ेंगे, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो एनाटॉमी कवर करते वक्त हम फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहां पे हमें दो सेल्स मिलेंगे, एक तो सीव ट्यूब सेल्स और दूसरे कंपेनियन सेल्स। जो यहाँ पे आपको ये सीव ट्यूब सेल्स दिख रहे हैं इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फिर भी हम इन्हें लिविंग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग। तो इसका आंसर है यस। क्यों, क्योंकि इनके साथ में एक कंपेनियन सेल होता है। ये आपको यहाँ पे कंपेनियन सेल दिख रहा है। और सीव ट्यूब सेल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होने के बाद भी सीव ट्यूब सेल्स को हम लिविंग कंसीडर करते हैं, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स कंट्रोल देयर फंक्शनल एक्टिविटीज। इसके साथ हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर हो चुका है। हमने न्यूक्लियस का टॉपिक पूरी तरह कवर कर लिया है। अब इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे दो टाइप के सेल जो हम पढ़ते हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम इनका नाम ही देखें तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब क्या है, बिफोर। तो मतलब ऐसे सेल्स जिनमें अभी न्यूक्लियस नहीं बना है, तो न्यूक्लियस से पहले की कंडीशन देखेंगे हम। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयरएज सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है। यू हमने पढ़ा था ट्रू, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस दिख रहा है। और दूसरी तरफ देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे इसका क्रोमेटिन मटेरियल है जो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ दिख रहा है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बना है। तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो एवोल्यूशन में ये पहले आए होंगे, बाद में इनसे इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक सेल बनेंगे। तो जितनी भी सिंपलर लाइफ फॉर्म है वो हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक होंगी। तो जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो सबसे पहला डिफरेंस न्यूक्लियस का ही है, जो सबसे मेन डिफरेंस है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे डिफरेंस पढ़ेंगे, जो जो ऑर्गेनिली हम कवर करते जाएंगे उसके साथ हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस देखेंगे।
अभी हम इनके न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एनसीईआरटी में लिखा है देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी हमने देखा इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। अभी हमें दिख रहा है कोई एनवेलप नहीं है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल कैसा है, नेकेड है। नेकेड का मतलब क्या है कि एनवेलप नहीं है बाहर। हमने न्यूक्लियस पढ़ते वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा था, वैसा कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिख रहा है। नीचे आपको यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है, इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है, ऑर्गेनाइज्ड है। जो हमने 5 पार्ट देखे थे न्यूक्लियस के वो सब इसमें है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट एक और ऑर्गेनेली हम कवर कर लेते हैं जो है साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस हम कवर कर चुके हैं। न्यूक्लियस में हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस और यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड। और बाहर जो आपको ये एक पिंक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें साइटोप्लाज्म में ही मिल रहे हैं। तो ये एक मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज का। जो भी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर वो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में जो लिखी है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है। और यही केमिकल रिएक्शन सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के कारण डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं खुद को, लिविंग स्टेट। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसा साइटोप्लाज्म है वो देख लेते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो चाहे यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है और मेजर वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई करता है। तो आज की वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन, उसके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, सेल थ्योरी और 2 ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ऑर्गेनेलीज कवर करेंगे।